हेलो स्टूडेंट्स, आप मानक इलेक्ट्रोड विभवों की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको यह हेडिंग Mn2+/m, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की प्रवृत्तियों के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जिसमें प्रकलित मान और प्रेक्षित मान के ग्राफ को हमने समझाया था आपको, ठीक है। तो आइए इसके आगे देखते हैं, इसका अगला पार्ट, ठीक है। तो इसके आधार पे हम जो है Mn2+, ठीक है, मैग्नीज का जो 2 धन आयन होता है या फिर जिंक का जो 2 धन आयन होता है वह अस्थाई होता है। इसका क्या कारण है, ठीक है, और निकिल का जो है वह अस्थाई है, उसका क्या कारण है। तो इन दोनों का अगर हम 2 धन आयन का अस्थायित्व के कारण जाने तो ध्यान दें, Mn2+ में अर्धभरित डी कक्षक का अस्थायित्व होता है। Mn2+ में जो डी ऑर्बिटल होते हैं वे आधे भरे होते हैं, ठीक है, D5 विन्यास होता है, इसलिए यह स्टेबल होता है, ठीक है। Mn2+ में अर्धभरित डी कक्षक का अस्थायित्व होता है, जबकि Zn2+ में पूर्ण भरित, ठीक है, Zn2+ में क्या होता है, पूर्ण भरित अर्थात D10 विन्यास होता है। इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव मानों से संबंधित हैं, ठीक है। Mn2+ का D5 विन्यास अर्थात अर्धभरित और Zn2+ का D10 विन्यास अर्थात पूर्ण भरित, यह उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान से संबंधित है, ठीक है। जबकि निकिल का मानक इलेक्ट्रोड विभव उसके उच्चतम ऋणात्मक हाइड्रेशन एंथैल्पी से संबंधित है, ठीक है। निकिल का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वह किससे संबंधित है, निकिल का मानक इलेक्ट्रोड विभव इसके उच्चतम ऋणात्मक ΔH हाइड्रेशन से संबंधित है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव M3+/M2+ में प्रवृत्तियां, ठीक है। जब 2 मेटल जो होगा आपका 2 धनात्मक से 3 धनात्मक में चेंज होगा, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, तब उसका क्या ट्रेंड होगा इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। इससे पहले मेटल जो था वह 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 2 धनात्मक आयन में चेंज हो रहा था, तो उसमें आपने इलेक्ट्रोड विभव की प्रवृत्तियां देखा था। अब हम देखेंगे 2 धनात्मक जो आपका मेटल है वह 3 धनात्मक में चेंज होगा, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब इसकी टेंडेंसी क्या होगी इलेक्ट्रोड विभव में, मानक इलेक्ट्रोड विभव में। तो ध्यान से इसको आप समझिए। सारणी 8.2, ठीक है, तो जो सारणी 8.2 है में मानक इलेक्ट्रोड विभव ई स्टैंडर्ड, ठीक है, सारणी 8.2 में मानक इलेक्ट्रोड विभव M3+ आयन/M2+ आयन के मानों का अवलोकन इनकी परिवर्तनशील प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। तो अगर जो है आप सारणी 8.2 में मानक इलेक्ट्रोड विभव की सारणी का अध्ययन करेंगे, जिसमें 2 धनात्मक आयन 3 धनात्मक आयन में चेंज होता है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो उसमें परिवर्तनशील प्रवृत्तियां आपको दिखाई देंगी। देखें ध्यान से, परिवर्तनशील प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, ध्यान दीजिए। यह आपका मेटल है जो 2 धनात्मक से 3 धनात्मक चेंज हो रहा है। इस पर मेटल पे 2+ चार्ज है, फिर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो 3+ चार्ज हो जा रहा है। अब इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, उसमें देखें चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। स्कैंडियम के लिए आप देख रहे हैं कोई मान नहीं है, टाइटेनियम का मान दिया हुआ है, वेनेडियम का, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक का कोई मान यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको एक टेंडेंसी दिखाई दे रही है, इधर मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट का प्लस में मान दिया गया है, जबकि आपका इधर आप मान देख रहे हैं टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम का माइनस में मान दिया जा रहा है, ठीक है। तो यह एक टेंडेंसी इसमें दिखाई दे रही है, मानक इलेक्ट्रोड विभव में एक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, ठीक है। देखें ध्यान से, सारणी 8.2 में मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों का अवलोकन इनकी परिवर्तनशील प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। स्कैंडियम के लिए,
ठीक है। स्कैंडियम के लिए इसका निम्न मान Sc3+ के अस्थायित्व को दर्शाता है, ठीक है। जो स्कैंडियम के लिए इसका जो निम्न मान आ रहा है मानक इलेक्ट्रोड व्यूह का, ठीक है, उससे Sc3+ जो है अस्थायित्व को दर्शाता है, वो स्टेबिलिटी को दर्शाता है, जिसका विन्यास अक्रिय गैस विन्यास है। जिसका विन्यास कैसा है? अक्रिय गैस विन्यास है। तो देखें ध्यान से, स्कैंडियम को लेते हैं, स्कैंडियम Sc, ध्यान दें यह आपका स्कैंडियम है, परमाणु क्रमांक 21। यह आप देखें यह 3+ धनायन है, इसका स्कैंडियम का 3+ धनायन होने से यह अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर ले रहा है, आर्गन का स्ट्रक्चर प्राप्त कर ले रहा है, अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर रहा है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। स्कैंडियम 3 धनात्मक होने से अक्रिय गैस की संरचना मिल जा रही है, जिससे यह स्टेबल हो जा रहा है। मानक इलेक्ट्रोड व्यूह का मान, तो आप देख रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड व्यूह का मान नील हो जा रहा है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। तो यह आपने स्कैंडियम में देखा। स्कैंडियम के लिए इसका मान निम्न मान, स्कैंडियम के लिए इसका मान क्या है? बहुत लो है, ठीक है, जिसको दर्शाया नहीं गया है, आप देख रहे हैं Sc3+ के अस्थायित्व को दर्शाता है, जिसका विन्यास अक्रिय गैस विन्यास हो जाता है, आर्गन का स्ट्रक्चर मिल जाता है इसको, ठीक है। जिंक के लिए इसके उच्चतम मान का कारण, अगर जिंक के लिए देखा जाए तो इसका मान क्या है? उच्चतम। जिंक के लिए इसके उच्चतम मान का कारण Zn2+ के अस्थाई D10 विन्यास से 1 इलेक्ट्रॉन का हटना है, ठीक है। Zn2+ है तो वह स्टेबल है D10 विन्यास से, लेकिन जब उससे 1 इलेक्ट्रॉन हट जा रहा है तो उसको जो है उच्चतम मान प्राप्त हो रहा है। जिंक के लिए इसका उच्चतम मान का कारण जो है Zn2+ के अस्थाई D10 विन्यास से 1 इलेक्ट्रॉन का हटना है, ठीक है। मैग्नीज के लिए अपेक्षाकृत उच्च मान, मैग्नीज के लिए अन्य की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च मान, ठीक है, यह दर्शाता है कि Mn2+ D5 विशेष रूप से अस्थाई है। Mn2+ का D5 विन्यास जो है वह विशेष रूप से क्या है? अस्थाई है। जबकि Fe के आयरन के अपेक्षाकृत निम्न मान, आयरन के अपेक्षाकृत निम्न मान Fe3+, जिसका D5 विन्यास है, के अतिरिक्त अस्थायित्व को दर्शाता है, ठीक है। तो आयरन में आप देख रहे हैं कि Fe3+ में D5 विन्यास जिसका है उस वह अतिरिक्त स्टेबिलिटी उसको मिल रहा है। ध्यान से देखें, Fe आयरन के लिए देखें, यह आपका आयरन है, Fe है, इसका D5 विन्यास है, इससे इसको अतिरिक्त स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान है वह भी आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, ठीक है, और इसका D5 विन्यास है, इसलिए आयरन का अतिरिक्त स्टेबिलिटी आयरन को मिल रही है, ठीक है। आगे देखें, वेनेडियम के अपेक्षाकृत निम्न मान, ठीक है, वेनेडियम का जो अपेक्षाकृत निम्न मान है वह V2+ के अस्थायित्व से संबंधित है, ठीक है। वेनेडियम की अपेक्षाकृत मानक इलेक्ट्रोड व्यूह का निम्न मान V2+ आयन के अस्थायित्व से संबंधित है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें अर्धभरित T2G स्तर होता है, अर्धभरित T2G स्तर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है आपका उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अस्थायित्व की प्रवृत्तियां, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्टेबिलिटी की क्या टेंडेंसी होती है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अस्थायित्व की प्रवृत्तियों के बारे में तो ध्यान से समझें। सारणी 8.5, ठीक है, यह जो सारणी 8.5 आप देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है, सारणी 8.5, ध्यान दें, यह है आपका सारणी 8.5। यह किसके लिए है? 3D धातुओं के लिए। हैलाइड के सूत्र दिया गया है यहाँ पे, 3D धातुओं के हाइलाइडों के सूत्र, जिसमें आप देख रहे हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या को दिखाया गया है और धातु हैलाइड को दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या जो है +6 है,
जो धातु हैलाइड है आपका वह CrFF6 है, CrF6 है, ठीक है, जिसमें उसकी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या को +6 के रूप में दिखाया गया है। वेनेडियम के साथ VF5 है, वेनेडियम के साथ जो कंपाउंड बन रहा है वह VF5 है, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है आपका उच्चतम है +5, ठीक है। टाइटेनियम के साथ अगर देखा जाए तो TiX4 यह कंपाउंड बन रहा है, जिसमें उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या जो है +4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए इसको समझते हैं, ध्यान से समझने की आप कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। सारणी 8.5 जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया, धातुओं की 3D श्रेणी के अस्थाई हैलाइडों को दर्शाता है, ठीक है। यह 3D श्रेणी के अस्थाई हैलाइड को यह सारणी आपको बता रहा है। उच्चतम, ठीक है, उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या TiX4 टेट्रा हैलाइडों VF5 और CrF6 में प्राप्त होती है, ठीक है। जैसा हमने आपको सारणी में दिखाया कि जो उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या है वह TiX4 में टेट्रा हैलाइडों में, VF5 में और CrF6 में प्राप्त होता है, ठीक है, जो क्या है +6 +5 और +4 है, ठीक है। Mn का देखते हैं। Mn मैग्नीज की +7 ऑक्सीकरण अवस्था सरल हैलाइडों में प्रदर्शित नहीं होती है, ठीक है। मैग्नीज की जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था है वह सरल हैलाइड में प्रदर्शित नहीं होती है, लेकिन परंतु MnO3F ज्ञात है, ठीक है, जिसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है, ठीक है। देखें ध्यान से, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो -6, फ्लोरीन का -1, मिलकर कितने हो गए -7 हो गए, तो इस पर +7 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि Mn की +7 ऑक्सीकरण अवस्था सरल हैलाइड में प्रदर्शित नहीं होती है, परंतु MnO3F ज्ञात है, जिसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। और Mn के पश्चात कोई भी धातु ट्राई हैलाइड नहीं बनाता है। Mn के पश्चात कोई भी धातु ट्राई हैलाइड नहीं बनाता है, सिवाय FeX3, FeX3 और COF3 के, ठीक है। Mn के पश्चात सिवाय FeX3 और COF3 के अलावा कोई भी धातु ट्राई हैलाइड नहीं बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को अस्थायित्व प्रदान करने की फ्लोरीन की क्षमता, ठीक है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है फ्लोरीन प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं CrF6 में +6, VF5 में +5, ठीक है। यह अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या फ्लोरीन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसका कारण जानिए। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को अस्थायित्व प्रदान करने की फ्लोरीन की जो क्षमता है, यह या तो उसके उच्च जालक ऊर्जा के कारण होती है या फिर उसके उच्च आबंद एंथैल्पी के कारण होती है, ठीक है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को अस्थायित्व प्रदान करने की फ्लोरीन की क्षमता या तो इसकी उच्च जालक ऊर्जा के कारण होती है, जैसे COF3 के संदर्भ में, या उच्च सहसंयोजक यौगिक जैसे VF5 और CrF6 में उच्च आबंद एंथैल्पी के कारण होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। यद्यपि VF5, ठीक है, केवल V5 को प्रदर्शित करता है। जो VF5 है उसमें वेनेडियम का ऑक्सीकरण संख्या 5 है, यह केवल इसी को प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन के साथ वेनेडियम का कंपाउंड VF5 बनता है, ठीक है। यद्यपि VF5 केवल V5 को प्रदर्शित करता है, अन्य हैलाइड जल अपघटन पर ऑक्सो हैलाइड देते हैं। अन्य हैलाइड जो हैं
वह जल बटन पर क्या देते हैं, ऑक्सो हैलाइड देते हैं, VOX3 देते हैं। ठीक है। फ्लोराइडों का दूसरा गुण, ठीक है, फ्लोराइड का दूसरा गुण क्या होता है, फ्लोराइडों का दूसरा गुण निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में इनका अस्थायित्व है, अनस्टेबिलिटी है। फ्लोराइडों का जो दूसरा गुण है वह निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में इनका अस्थायित्व है, अनस्टेबिलिटी है। जैसे VX2 ये अनस्टेबल है, VX2 जहाँ X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। VCl2, VBr2, VI2 यह सब अनस्टेबल हैं। क्यों? निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के कारण। और यही CuX के लिए लागू होता है, यही नियम जो है CuX के लिए भी लागू होता है। CuCl, CuBr, CuI यह भी जो है अनस्टेबल है और अस्थायित्व है। क्यों? निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के कारण। दूसरी ओर आयोडाइड के अतिरिक्त, ठीक है, दूसरी ओर आयोडाइड के अतिरिक्त कॉपर सेकेंड के सभी हैलाइड ज्ञात हैं, केवल आयोडाइड के अतिरिक्त। ठीक है, आयोडाइड के अतिरिक्त कॉपर सेकेंड के सभी हैलाइड ज्ञात हैं। ठीक है, यहां कॉपर सेकेंड आयोडाइड को I2 में ऑक्सीकृत करता है। जो कॉपर सेकेंड आयन है, Cu2+ आयन है, वह I- को I2 में ऑक्सीकृत करता है। देखिए ध्यान से, ये आपका Cu2+ है और ये आपका आयोडाइड है। ठीक है, यह Cu2+ जो है I- को I2 में चेंज कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है I- को I2 में। ठीक है, तथापि अनेक कॉपर आयन Cu+ यौगिक जलीय विलयन में अस्थायी है, अनस्टेबल है। ठीक है, अनेक Cu+ यौगिक जलीय विलयन में अस्थायी हैं तथा निम्नानुसार, ठीक है, निम्नानुसार असमानुपातित होते हैं। देखें, यह आपका Cu+ है, यह यौगिक जो है जलीय विलयन में अस्थायी है, Cu2+ और Cu में चेंज हो जाता है, यह असमानुपातित हो रहा है। ठीक है, Cu2+ का जलीय विलयन, Cu2+ एक्वस का स्थायित्व Cu+ एक्वस से अधिक होने के कारण इसकी जल योजन एंथैल्पी का Cu2+ की तुलना में बहुत अधिक ऋणात्मक मान होना है। ठीक है, Cu2+ जो है अधिक अस्थायी है Cu+ की तुलना में। क्या कारण है? इसका कारण है जल योजन एंथैल्पी का Cu2+ की तुलना में बहुत अधिक ऋणात्मक होना है, जो कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति से अधिक है, जो कॉपर के द्वितीय आयनन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति से अधिक है। ठीक है, आगे देखें ध्यान से, Cu2+ एक्वस का स्थायित्व Cu+ एक्वस से अधिक होने का कारण इसकी जल योजन एंथैल्पी ΔH हाइड्रेशन का Cu2+ की तुलना में बहुत अधिक ऋणात्मक मान होना है, जो कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति से अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को अस्थायित्व प्रदान करने की क्षमता ऑक्साइडों में प्रदर्शित होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को अस्थायित्व प्रदान करने की क्षमता जो है वह ऑक्साइडों में प्रदर्शित होती है। ऑक्सीजन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को अस्थायित्व प्रदान करने की क्षमता किसमें होती है? ऑक्साइडों में प्रदर्शित होती है। ऑक्साइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या उसकी वर्ग संख्या से मेल खाती है। ऑक्साइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण जो संख्या है वह उनके वर्ग संख्या से क्या करती है? मैच करती है, बराबर होती है, मेल खाती है। ठीक है, और यह Sc2O3 से Mn2O7 तक देखने को मिलता है। देखें ध्यान से,
यह देखें, यह समूह दिया गया है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह ऑक्सीकरण संख्या को दिखाया गया है। देखें आप, समूह 7 का है Mn2O3। Mn2O3 मैग्नीज जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाया है Mn2O3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखें +7 है। तो यह जिस समूह का है उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी उतनी ही है। समूह 7 का है तो ऑक्सीकरण संख्या भी +7 है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखें, यह C2O3 या फिर 2O3, ठीक है। यह C2O3 की अगर देखा जाए तो यह समूह 3 का है ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी +3 है, ठीक है। तो Sc2O3 और Mn2O3 देखने पर आप देख रहे हैं कि उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या जो है वह उनके वर्ग की संख्या से मेल खाता है, ठीक है। वर्ग 7 के बाद आयरन की उच्च ऑक्साइड Fe2O3 से आगे ज्ञात नहीं है, ठीक है। वर्ग 7 के बाद जो आयरन की उच्च ऑक्साइड है वह क्या है, Fe2O3 है। इसके आगे जानकारी नहीं है, ध्यान दें। वर्ग 7 के बाद Fe के उच्च ऑक्साइड Fe2O3 से आगे ज्ञात नहीं है। यद्यपि क्षारकीय माध्यम में क्षारकीय माध्यम में फेरेट 6 अवस्था में FeO4 आयन बनते हैं, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं कि फेरेट 6 ऑक्सीकरण संख्या 6 दिख रहा है, लेकिन Fe2O3 जिसमें ऑक्सीकरण संख्या आयरन की +3 होती है उससे आगे जो है ऑक्साइड ज्ञात नहीं है। यद्यपि क्षारीय माध्यम में फेरेट 6 अवस्था में Fe2O4 आयन बनते हैं, परंतु यह शीघ्र ही, तुरंत ही, तत्काल Fe2O3 और O2 में टूट जाते हैं। Fe2O3 और O2 में विघटित हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखें, ऑक्साइड के अतिरिक्त ऑक्सो कैटायन V5 को VO2+, V4 को VO2+ तथा Ti4 को TiO2+ के रूप में अस्थायित्व प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्साइड के अलावा जो है ऑक्सो कैटायन जो हैं, ठीक है, ऑक्सो कैटायन जो हैं वह वैनेडियम 5 को VO2+ के रूप में, वैनेडियम 4 को VO2+ के रूप में और Ti4 को, टाइटेनियम 4 को TiO2+ के रूप में स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, अस्थायित्व प्रदान करते हैं, ठीक है। फ्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इन उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को अस्थायित्व प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है। फ्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इन उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्टेबिलिटी प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन की तुलना किया जाए तो ऑक्सीजन के पास उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में अस्थायित्व प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है फ्लोरीन की तुलना में। इस प्रकार Mn की उच्चतम फ्लोराइड MnF4 है। मैग्नीज की उच्चतम फ्लोराइड क्या है, MnF4 है, जबकि उच्च ऑक्साइड Mn2O7 है, ठीक है। जबकि उच्च ऑक्साइड कितनी है, Mn2O7 है। Mn2O7 में आप जान रहे हैं कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, अर्थात ऑक्सीजन जो है, जो आप मैग्नीज के साथ अपना ऑक्साइड बना रहा है, उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। फ्लोरीन जो है मैग्नीज के साथ जो बना रहा है वो स्टेबिलिटी प्रदान नहीं कर पाता है। उसकी उच्चतम जो ऑक्सीकरण संख्या है वह MnF4 में +4 है, ठीक है। देखें ध्यान से,
क्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इन उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को अस्थायित्व प्रदान करने की अधिक क्षमता होती है। इस प्रकार मैग्नीज का उच्चतम फ्लोराइड MnF4 है, जबकि उच्च ऑक्साइड Mn2O7 है। आगे देखें, ऑक्सीजन की धातुओं के साथ बहुआबंध बनाने की क्षमता से, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता से उसकी उत्कृष्टता को समझा जा सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वह धातुओं के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग करता है, बहुआबंध बनाता है, जिससे उसकी उत्कृष्टता को समझा जा सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन की धातुओं के साथ बहुआबंध बनाने की क्षमता से उसकी उत्कृष्टता को समझा जा सकता है। ठीक है, सहसंयोजक ऑक्साइड Mn2O7 में, ठीक है, यह जो आपका सहसंयोजक ऑक्साइड है Mn2O7, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या Mn की प्लस आता है। ठीक है, सहसंयोजक ऑक्साइड Mn2O7 में प्रत्येक मैग्नीज परमाणु चतुष्फलकीय रूप से एक मैग्नीज ऑक्सीजन मैग्नीज सेतु सहित ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा रहता है। ठीक है, सहसंयोजक ऑक्साइड Mn2O7 में प्रत्येक मैग्नीज परमाणु चतुष्फलकीय रूप से एक मैग्नीज ऑक्सीजन मैग्नीज सेतु सहित ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा रहता है। ठीक है, वैनेडियम 5th, क्रोमियम 4th, मैग्नीज 5th, मैग्नीज 6 और मैग्नीज 7th के लिए चतुष्फलकीय MnO4n- आयन ज्ञात हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।